सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको यहाँ तक, ये जो रूल 5th है, यहाँ तक मैंने कल आपको क्लियर करा दिए थे। 5 रूल आपको पढ़ाए थे। आज की जो वीडियो स्टार्ट होगी वो रूल नंबर 7 से स्टार्ट की जाएगी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ के तुरंत बाद अगर वाक्य इज आरम यानी वर्ब टू बी में आ जाता है तो नेक्स्ट क्लोज में कैन और मे का यूज किया जाएगा विद फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? यानी इफ के बाद अगर इज आर एम का सेंटेंस है तो अगली क्लोज में जो सेंटेंस आएगा वो किस में आ जाएगा? कैन और मे के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देख लीजिए। इफ ही इज रियली नीडेड, इफ ही इज रियली नीडेड आई मे ग्रांट हिम लीव। अगर वास्तव में उसको आवश्यकता होगी होगी तो मैं क्या करूंगा? उसको लीव दूंगा, उसको छुट्टी दूंगा या दे सकता हूँ। यदि वास्तव में उसको आवश्यकता है तो मैं उसको छुट्टी दे सकता हूँ। ये इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट देखिए। इफ यू आर गुड एट मैथ, गुड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। इसका हिंदी अर्थ हो जाता है निपुण। इफ यू आर गुड एट मैथ, यदि तुम मैथ में अच्छे हो, तुम्हारा मैथ अच्छा है। यू कैन सोल्व द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग इजिली, तो रीजनिंग के क्वेश्चन तुम आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इफ यू आर गुड एट साइंस, यदि आप साइंस में अच्छे हो, यदि तुम साइंस में अच्छे हो। यू कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ नेचर, तो तुम क्या समझ सकते हो? लॉजिक समझ सकते हो प्रकृति का, नेचर का। तो हमने जो जैसा कि हमने नियम में पढ़ा है कि अगर इफ के बाद इज आर एम है तो बाद वाली क्लोज में कैन या मे आएगा। 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ध्यान से स्टडी कीजिए। तीनों में वही रूल अप्लाई हुआ है। इफ के तुरंत बाद इज आर एम यानी वर्ब टू बी, इस इज आर एम को वर्ब टू बी भी कहते हैं, वर्ब टू बी। और नेक्स्ट क्लोज में कैन या मे, कैन या मे को मॉडल वर्ब कहते हैं। इसके साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 7th रूल, अब इसको देखते हैं 7th रूल को। इफ के बाद अगर वर हो सभी सब्जेक्ट के साथ, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन जो अपूर्ण इच्छाएं होती है, जो कभी हो नहीं सकती, सिर्फ कल्पना में की जा सकती है। उस कंडीशन में इफ के बाद अगर अपूर्ण इच्छाएं हैं तो अगली क्लोज में सभी सब्जेक्ट के साथ वुड आएगा। यहाँ पे भी सभी सब्जेक्ट के साथ वर आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और अगली क्लोज में भी सभी सब्जेक्ट के साथ वुड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर? अब देखिए कैसे आएगी। इफ आई वर अ चाइल्ड अगेन, यदि मेरा बचपन लौट आए। आई वुड इंजॉय माई लाइफ फ्रीली, मैं अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी सकता हूँ या जीऊंगा। क्लियर? इसका अर्थ ऐसे भी निकल सकता है कि यदि मेरा बचपन लौट आता तो मैं अपनी लाइफ को स्वतंत्र रूप से जी लेता। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इफ सी वर अ बर्ड, यदि वह एक चिड़िया होती या काश वह एक चिड़िया होती। सी वुड क्रॉस द लाइन ऑफ एवरी कंट्री, वह क्या कर सकती थी? सभी लाइन, सभी बॉर्डर क्रॉस कर सकती थी कंट्री के। किसी भी देश के अंदर जा सकती थी, किसी भी देश के बाहर आ सकती थी यदि वह चिड़िया होती। हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ मान लिया जाता है। नेक्स्ट। इफ सी वर माई वाइफ, यदि वह मेरी वाइफ होती। आई वुड बिकम हैप्पी विद हर, मैं उसके साथ खुश रहता। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 8th रूल को देखते हैं। 8th रूल का नियम क्या कहता है कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस और कंजक्शन के रूप में इफ के तुरंत बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ के तुरंत बाद क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे? अब इसके एग्जांपल यहां से आगे देखेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया? इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे वर्क हार्ड। इंपेरेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है। आदेशात्मक वाक्य होते हैं वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन द बिजनेस, अगर तुम बिजनेस में सफल होना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। रन फास्ट, तेज दौड़ो। इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, अगर तुम ट्रेन को पकड़ना चाहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो रन फास्ट, तेज दौड़ो। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अवॉइड द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, यानी बैड बॉयज की, बुरे लड़कों की कंपनी को त्याग दीजिए, संगत को त्याग दीजिए। इफ, यदि यू वांट टू लर्न समथिंग, तुम कुछ सीखना चाहते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट
रूल देखते हैं, 9th रूल है नेक्स्ट। और ये रूल एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर वाक्य कोई काल्पनिक परिस्थिति बताता है या अभी के बारे में अफसोस जाहिर करता है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ विस, यानी प्रेजेंट में, सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में आएगा, कोमा लगा के नेक्स्ट क्लोज आएगी। जो भी नेक्स्ट क्लोज आएगी उसमें दो चीज़ें आपको मिल सकती है, या तो पास्ट इंडेफिनिट मिलेगा या वुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, दोनों ही चीज़ें समान होंगी। कैसे, अब देख लीजिए, आई विश आई न्यू हिज नेम, आई विश आई न्यू हिज नेम, तो क्या हो जाएगा, सेकंड इसमें क्या कर सकते हैं, आई विश आई वुड नो हिज नेम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है। क्लियर, दोनों चीजें समान हैं। दूसरा देखिए, आई विश आई शा द ताज, काश मैंने ताज देखा होता, आई विश सॉरी ही विश ही वुड सी द ताज, काश उसने ताज देखा होता। इसमें जो सेंस आती है, जो अर्थ निकलता है, वो काश का अर्थ निकल के आता है। पहली क्लोज में अगर आपको मिलता है विश, प्रेजेंट में एक क्लोज मिलती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंगुलर होगा, तो सेकंड क्लोज में क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा या फिर वुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका सेकंड रूल एक और होता है, 10th वाला ये रूल देखिए, इससे समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लस विश के बाद भूतकाल में रह गए किसी अधूरे काम के बारे में अफसोस व्यक्त किया गया है तो क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ये पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। और बाद वाली क्लोज में पास्ट परफेक्ट या वुड हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, दोनों रूल्स का कंपैरिजन कीजिए, दोनों की तुलना कीजिए। पहले, इससे पहले रूल में क्या बताया गया कि सब्जेक्ट के साथ अगर विश आया हुआ है तो अगली क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट आएगा या फिर वुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ विस्ड यानी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे आ गया तो अगली क्लोज में पास्ट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट या वुड हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए कैसे, आई विश्ड सुभाष चंद्र बोस हैड बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी आई विश्ड, देखिए क्या आया हुआ है, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म है, विश्ड है, तो अगली क्लोज में क्या यूज करेंगे, हैड वुड हैव के साथ, या तो पास्ट परफेक्ट कर दो, हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी या वुड हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये रूल अप्लाई होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, 11th। इस रूल में क्या हो जाएगा, ये लास्ट रूल है आपका 11th। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए, इसका अर्थ होता है काश, इसके बाद आने वाला वाक्य काल्पनिक स्थिति दर्शाता है। इसमें भी ऐसे ही होगा, ये तीनों रूल एक समान होते हैं, यानी आपको या तो विश मिलेगा शुरुआत में सेंटेंस के, या विश्ड मिलेगा, या इफ ओनली मिलेगा। इफ ओनली के बाद सब्जेक्ट और फिर उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट या वुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे, इफ ओनली आई हैड मोर मनी, काश मेरे पास और अधिक धन होता। इफ ओनली आई वुड हैव मोर मनी, इसका भी हिंदी अर्थ यही निकलेगा, काश मेरे पास और अधिक धन होता। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इफ ओनली सी केम इन द हॉस्पिटल टू मीट मी, इफ ओनली, काश वह हॉस्पिटल में मुझसे मिलने के लिए आती, ये हिंदी अर्थ हो जाएगा। आपको याद रखना है, इफ ओनली के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद या तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा या फिर वुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर, यह आपका आज का टॉपिक फिनिश होता है इसके साथ में। अब वर्ड्स देख लीजिए, वोकेबलरी जो आपको लर्न करनी है, ये प्लूमेट तक मैंने आपको कल लर्न करने के लिए दिया था, और आज के लिए शोर से लेके सोल तक, शोर से लेके सोल तक लास्ट का जो वर्ड है शोल लिखा हुआ है, यहाँ तक आपको लर्न करना है, इससे लेकर के, और यहाँ तक का मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में लर्न करने के लिए दे दिया था। 10 वर्ड्स है, ज़्यादा नहीं है, इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं। सो फोकस कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। रोज़ाना मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूँगा। अगर आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट पहुँचाएगी, आपको आपके सभी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ गुड डे।